अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम पर्सी बैसे शेले को पढ़ते हैं एज अ क्रिटिक कि उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, वो कहते क्या है पोइट्री या पोइट्स के बारे में या दूसरे लिटरेरी चीज़ों के बारे में। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पर्सी बैसे शेले को एज़ अ पोइट और एज़ अ ह्यूमन पढ़ा होगा कि वो किस तरह के इंसान थे या किस तरह की शायरी वो करते थे। वो रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। और अगर देखा जाए तो रोमांटिसिज्म में या रोमांटिक एज में अगर शेले नहीं है तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक इनकम्प्लीट एज हमें दिखाई देगी या मिलेगी, क्योंकि जिस तरह एस.टी. कॉलरिज का अपना एक मकाम है, वर्ड्सवर्थ का है, कीट्स का है, या लॉर्ड बायरन या किसी दूसरे शायर का है, इसी तरह पर्सी बैसे शेले का भी अपना एक मकाम है। वो कहा जाता है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस ऑफ रोमांटिसिज्म है। और उन्होंने एक्सफोर्ड में पढ़ा और वहाँ उनकी मुलाकात जेफरसन हॉक से हुई। वहाँ वो दोनों दोस्त रहे आखिर तक। उन दोनों ने प्लेटो और विलियम गुडविन को पढ़ा और दोनों ने उन दोनों को पढ़ने के बाद एक पैम्फलेट लिखा, एक रिसाला लिखा जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथियज़म, जो कि एथियज़म के बारे में था। बेसिकली वो दोनों एथियस्ट नहीं थे, लेकिन वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन या आप एक मुकाबला कहे कि उन दोनों का मुकाबला करना चाहते थे या मुनाजरा करना चाहते थे कि एथियज़म और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क क्या है और इसकी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिलती है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, अपोज करती है एक दूसरे की। और इस पैम्फलेट की वजह से फिर दोनों को ऑक्सफोर्ड से निकाला गया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ऑन द पीक थी और लोग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, स्टेन और स्टिक थे टू दियर रिलीजन। तो इसलिए एक ये पॉइंट था। और दूसरा जो था, वो बचपन में बाग के शादी की थी उन्होंने हैरियट वेस्टब्रुक से। इस तरह के बहुत सारे और मसाइल थे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिप्रेस था वो। तो इसलिए वो रिवोल्यूशनरी के लिए या रिवोल्यूशनरी पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनको काइंड ऑफ ब्रिटिश सिटीजनरी से नफ़रत हो गई थी, तो इसलिए वो दूसरे ममालिक में ज़्यादा रहते थे और इसलिए उन्होंने किसी दूसरे मुल्क में, रोम में, सुसाइड भी अटेम्प्ट की थी। पर्सी बैसे शेले ने बहुत सारे फेमस वर्क्स या पोइम्स लिखे हैं, जिसमें ओzymandias है, और टू द वेस्ट विंड है। और टू द वेस्ट विंड तो जो भी लिटरेचर का स्टूडेंट होगा उसे पता होगा, बीए में या मास्टर में ज़रूर पढ़ाया जाता है। एडोनियस है, इस तरह के और बहुत ज़्यादा फेमस पोइम्स है उसके। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्रिटिसिज्म भी लिखी है, डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो 1821 में लिखी थी, पब्लिश हुई थी, और उसके एक साल बाद उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट की थी। तो इस डिफेंस ऑफ पोइट्री, इस क्रिटिसिज्म से हमें मालूम होता है कि शेले जो था वो ख़ुद प्लेटो का सबसे बड़ा फ़ैन था। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और रोमांटिक एज का ये एक वॉइस था न्यू प्लेटोनिज़म का। आप लोगों ने अगर प्लोटाइनस को पढ़ा है, एज अ क्रिटिक, मेरी वीडियो है उस पर, आप देख ले। तो ये जो है, ये रोमांटिक एज में उसे न्यू प्लेटोनिज़म के नाम से जाना जाता है कि शेले जो है उसके कंसेप्ट्स प्लोटाइनस की तरह है या प्लेटो की तरह है। तो वो जितने भी कंसेप्ट्स है, या द आइडियल कंसेप्ट था या द वन का कंसेप्ट था प्लेटो का, वो उसे अडॉप्ट करते हैं, शेले खुद अडॉप्ट करते हैं उसे, लेकिन उसको ब्लेंड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी और बेस्ट तरीका है और बेस्ट रास्ता है कि वो सच्चाई तक इंसान को पहुंचाए। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो प्लेटो ना तो पोइट्री को पसंद करते थे और ना फिर पोइट्स को पसंद करते थे। लेकिन शेलो जो है उसके फ़ैन होने के साथ साथ ये चीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, उसका थोड़ा अपोज जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ जाते हैं कि नहीं, पोइट्री या पोइट जो होते हैं वो अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करते हैं। शेले कहते हैं कि शायरी जो है वो रीज़न या रैशनैलिटी के साथ, जिस तरह साइंस का बिलीव है, ये इसके साथ कम कंसर्न करती है, और ये स्पिरिचुअलिटी और ट्रांसेंडेंटलिज्म या इन चीज़ों के साथ ज़्यादा कंसर्न करती है। मतलब इंसान की जो रूह है उनके साथ ये ज़्यादा मिलाव खाती है, मिलती है, और ख़ुद ही के साथ। जिस तरह ट्रांसेंडेंटलिज्म है, हमने अमेरिकन लिटरेचर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें ये एक एज है, और ख़ुद ही जो फ़लसफ़ा है इकबाल साहब का, उसी के साथ पोइट्री की ज़्यादा कंसर्न होती है, उससे ज़्यादा मिलती है। और वो पोइट्री की तारीफ़ में ऐसा कहते हैं कि दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं, जो चीज़ कोई शख्स इमेजिन करता है, जब वो उसे एक्सप्रेस करता है वर्ड्स में या फिर ओरली उसे बोलता है, तो ये शायरी कहलाती है। वो जिस हालत में भी हो, जिस लैंग्वेज में भी हो। वो ये भी बिलीव करते हैं कि फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री जो है ये पोइट्री से बनती है और वहाँ से ही निकलती है। और आगे वो कहते हैं कि अगर एक शायर अपने काम के साथ, अपनी शायरी के साथ अच्छा है, सच्चा है, तो वो लोगों को सच की तरफ लेके जाएगा, उसे गुमराह नहीं करेगा। तो इससे भी ये पता चल जाता है कि शेले जो है वो बिलीव करते हैं कि शायरी
एक हकीकत है और वो हकीकत को बयान करती है, वो इमेजनरी चीज़ें हो या कोई और हो, लेकिन वो द आइडियल या द वन की जो कंसेप्ट है उसे कॉपी ज़रूर करती होगी, लेकिन सच्चाई पे बेस्ड होती है। और वो ये भी कहते हैं कि एक शायर जो होता है वो अपने रीडर्स की आंखें खोल देता है, उसके सराउंडिंग जो ब्यूटी होती है वो उसे फिर उसके रीडर्स को दिखाई देने लगेगी अगर वो एक अच्छे शायर को पढ़ेंगे और एक अच्छा शायर अगर होगा। आगे वो पोइट्स की तारीफ़ में कहते हैं कि शायर जो होते हैं वो एटर्नल लाइफ या जो भी है इनफाइनाइट चीज़ों को देखते हैं, मतलब वो फ्यूचर को देखते हैं प्रेजेंट में, और वो उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायर ही वो लोग हैं जो फ्यूचर को देख सकते हैं, उसे उसकी प्रोफेसी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आप लोगों को ये नुकसानात होंगे और ये फ़ायदे होंगे। तो इस सारे क्रिटिसिज्म में से हमें ये पता चलता है कि शेले प्लेटो को पसंद करता था, लेकिन वो इस आइडिया को पसंद नहीं करता था जब वो कहते हैं प्लेटो के शायर अच्छा नहीं है या शायरी अच्छी नहीं है या ये झूठी है। तो शेले का कहना है कि शायरी जो है वो झूठी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी भी बनती है और इसके फेवर में है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेले को एज अ क्रिटिक जान गए कि वो क्या सोचते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म क्या थी, डिफेंस ऑफ पोइट्री वो किस तरह करते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।